हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दिस साइड सिद्धि। एंड आज की क्लास में हम मेडिएवल हिस्ट्री के जो टॉपिक हैं दिल्ली सल्तनत एंड मुगल एम्पायर के ऊपर आज मैं उनके एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड आप सभी को इस वीडियो में क्वेश्चंस कराने वाली हूँ। तो वीडियो के एंड तक बने रहना, क्योंकि दिल्ली सल्तनत और मुगल एम्पायर के एडमिनिस्ट्रेशन आपकी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे पहले मैं आप सभी को दिल्ली सल्तनत के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ाने वाली हूँ कि दिल्ली सल्तनत में एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन कैसा था। उसके बाद मैं आपके साथ दिल्ली सल्तनत और मुगल एम्पायर के एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस करने वाली हूँ, जो कि आपके हर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने यहाँ पे क्वेश्चंस रखे हुए हैं। आप चाहे किसी भी एंट्रेंस एग्जाम, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन का जो क्वेश्चन है आपको दिल्ली सल्तनत देख लो चाहे मुगल एम्पायर का देख लो, ये दोनों ही टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे आप कोई भी एग्जाम दोगे, यहाँ से क्वेश्चन 100% आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा ही। तो ऐसे बहुत से स्टूडेंट हैं जिनको एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ना भी था, इसीलिए ये वीडियो में मैं आप सभी के साथ पहले एडमिनिस्ट्रेशन का सिस्टम पूरा टॉपिक डिस्कस करने वाली, उसके बाद हम क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन आपको मेरे साथ वीडियो के एंड तक बने रहना है। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे, उसके बाद क्वेश्चंस के आंसर आप सभी मुझे कमेंट करके बताएंगे। ओके स्टूडेंट, तो जो भी स्टूडेंट मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए, मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हो, सबसे पहले आप सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस करना, ताकि रात के 9:30 बजे जब भी हमारे चैनल पे कोई भी लेक्चर्स अपलोड हो तो आपके पास नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम अपडेट होता रहे। आगे ऑलरेडी मैं आपको एंशियंट हिस्ट्री के एडमिनिस्ट्रेशन पे क्वेश्चंस करवा चुकी हूँ, अगर जिन्होंने भी वो वीडियो नहीं देखी है तो एंशियंट हिस्ट्री की प्लेलिस्ट में जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास को। एक बार जल्दी से क्लास स्टार्ट होने से पहले जितने भी स्टूडेंट अब ज्वाइन हुए हैं, आप सभी वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। जहाँ भी सोशल मीडिया पे आप लोग इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, उतनी जल्दी की जल्दी आप इसको शेयर कर दीजिए। और चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि दिल्ली सल्तनत के समय पर जितनी भी डायनेस्टी थी, वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम आपको क्या क्या देखने को मिलता है। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट एक बार मैं आप सभी को टेक्स्ट बुक के बारे में बता देती हूँ, जल्दी से आप लोग इसको खरीद सकते हैं। ये डील ऑफ द मंथ यहाँ पर आप देख सकते हैं निकल चुका है। यहाँ पर आपको ऑफर भी मिला है और अभी यहाँ पे ऑफर चल रहा है, तो आपको 199 की जगह 180 रुपीज़ पर ईयर के लिए पे करना है। और आपको मेरा कोड जरूर यूज़ करना है HIST। अगर आप सभी मेरा कूपन कोड यूज़ करेंगे तो आपको डिस्काउंट भी मिलने वाला है, तो जल्दी से आप लोग इसको खरीद सकते हैं। टेक्स्ट बुक की अगर मैं खासियत बता दूं तो स्टूडेंट यहाँ पर आपको कुछ 41,000 मॉक टेस्ट मिलते हैं, उससे ज़्यादा मॉक टेस्ट मिलते हैं। इवनली आपको अगर हम बात करें 500 प्लस एग्ज़ाम की ये लोग प्रिपरेशन भी कराते हैं, चाहे आप SSC एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, बैंकिंग, रेलवे, टीचिंग, सिविल सर्विस, डिफेंस, पुलिस, या इवनली कोई भी एंट्रेंस या कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम की, CUET की एग्ज़ाम की भी, तो आप लोग यहाँ से अपने मॉक टेस्ट सीरीज़ को बाय कर सकते हैं। अभी अगर आप देख सकते हैं तो CUET के आप लोगों को यहाँ पर 1000 से ज़्यादा मॉक टेस्ट, वो भी चैप्टर वाइज फुल टेस्ट अवेलेबल है। तो इस टेस्ट सीरीज़ को आप लोग बाय कर लीजिए जल्दी से जल्दी। यहाँ पर 8000 से ज़्यादा ऑनलाइन क्लासेस अवेलेबल हैं और 170 प्लस फ्री कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। तो अगर आप सभी मेरे कूपन कोड को ज़रूर यूज़ करना है HIST, तो आप लोग इसको ज़रूर यूज़ कीजिएगा, ताकि आप लोगों को डिस्काउंट भी मिल जाए। और ज़्यादा आप लोग देख सकते हैं पर ईयर आपको बहुत ही कम पे करना है, अभी ऑफर भी चल रहा है, ठीक है। और आप लोग यहाँ पर देख भी सकते हैं, ये वैलिड होगा आपके 3 ईयर्स तक। आप लोग कोई भी कोर्स खरीद सकते हैं, चाहे कॉम्पिटेटिव चाहे एंट्रेंस, कुछ भी खरीदो। टेक्स्ट बुक बहुत अच्छा ऐप है, आप लोग इस पर विश्वास कर सकते हैं और बहुत ही अच्छा ऑफर भी चल रहा है। तो बाकी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप लोग वहाँ पे जाकर के पे कर सकते हैं और अपने टेस्ट सीरीज मॉक टेस्ट जो भी खरीदना हो ले सकते हो बेझिझक। आपको ये बायलिंगुअल मिलेगा, हिंदी या इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए, ठीक है। बट याद रखना, अब ये जो कूपन कोड है HIST, इसको यूज़ करना मत भूलना, तो ही आप लोगों को डिस्काउंट मिलेगा। अगर आप लोगों ने कूपन कोड यूज़ नहीं किया तो डिस्काउंट आप लोगों को नहीं मिलेगा। इसीलिए आप सभी से ये सजेस्ट करूँगी, ये जाकर ज़रूर बाय कीजिए, चाहे आप किसी भी कॉम्पिटेटिव या फिर एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हैं। क्लियर हो गया। मैं आप सभी को ऑलरेडी पहले भी बता चुकी हूँ कि आप लोग देख सकते हो, ये
सारे जितने भी आपके एंट्रेंस या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कराते हैं, यहाँ पे 520 देखो 520 प्लस एग्ज़ाम की तैयारियाँ यहाँ पे होती हैं। ऑनलाइन कोर्सेज़ मिलेंगे, टेस्ट सीरीज़, मॉक टेस्ट सब कुछ अवेलेबल है। बहुत सारे स्टूडेंट ने यहाँ पे एनरोलमेंट करा रखा है। 1 मिलियन प्लस स्टूडेंट ऑलरेडी यहाँ पर हैं जिन्होंने इनका टेक्स्ट बुक का कोर्स खरीदा हुआ है। आप भी ले सकते हैं, लेकिन याद रखना, और आपको मैं पहले भी बता चुकी हूँ, ये 10 प्लस लैंग्वेजेस में ये अवेलेबल है। आप किसी भी लैंग्वेज में जिसमें आपको कंफर्टेबल लगे आप उसमें ये टेस्ट कर सकते हैं। आप लोगों को बस यही है कि कूपन कोड यूज़ करना बिल्कुल भी मत भूलना, HIST, ठीक है। और इसके बाद जो भी स्टूडेंट, मेरे स्टूडेंट जो भी ये कोर्स खरीदेंगे, तो आप लोग मुझे अपने रिव्यू भी शेयर कर सकते हैं कि आप लोगों का एक्सपीरियंस कैसा रहा। उसके लिए टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप मुझे वहाँ DM कर सकते हैं और अपने यहाँ पे एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं कि आप लोगों ने अगर ये टेस्ट सीरीज मॉक टेस्ट खरीदा हुआ है तो आप लोगों का एक्सपीरियंस कैसा रहा। क्लियर हो गया? तो एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट को ये डाउट था कि हमें मॉक टेस्ट या टेस्ट सीरीज करनी है तो कहाँ से। मैं आप सभी को टेक्स्ट बुक के लिए बोलूँगी, क्योंकि बहुत ही अच्छा है। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आपको यहाँ हर एक एग्ज़ाम के लिए सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं। क्लियर हो गया? तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ, जो कि आज हमारे अपने आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। अदरवाइज आपको इससे रिलेटेड कुछ भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, नहीं तो कमेंट बॉक्स में भी अवेलेबल है। आप वहां जाके इसको बाय कर सकते हैं। आपको जिस भी कोर्स के लिए बाय करना है, बस कोड जरूर यूज़ करना ताकि आप लोगों को डिस्काउंट मिल सके। HIST, हिस्ट यानी कि ये कोड है मेरा, इसको ज़रूर यूज़ कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने आज की क्लास की जो टॉपिक है, दिल्ली सल्तनत के एडमिनिस्ट्रेशन के और मुगल एम्पायर के एडमिनिस्ट्रेशन के सिस्टम को देखते हैं। तो सबसे पहले मैं आप सभी को दिल्ली सल्तनत के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में डिस्कस करने वाली हूँ कि दिल्ली सल्तनत के समय पर एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन कैसा था। उसका सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, आपकी प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और फाइनेंस एंड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये चारों टॉपिक पे मैं आपको डिस्कस करने वाली हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। पहले मैं आपको ये सारे टॉपिक अच्छे से कॉन्सेप्ट समझाने वाली हूँ, उसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे और आशा करती हूँ उसके बाद आपके सारे डाउट भी क्लियर हो जाएंगे और आप क्वेश्चंस के जवाब मुझे ईजिली से दे पाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं और सबसे पहले हम समझेंगे कि हमारे दिल्ली सल्तनत के समय पर एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन कैसा था। दिल्ली सल्तनत में ये बात आप सभी जानते हो कि यहाँ पर 5 डायनेस्टीज ने रूल किया था, क्योंकि ये बात आप सभी ने अच्छे से अभी तक पढ़ लिया होगा। सबसे ज़्यादा मेन प्रॉब्लम सबको एडमिनिस्ट्रेशन पे ही आता है, सबको यहाँ से क्वेश्चंस बनते भी सबसे ज़्यादा है। दिल्ली सल्तनत की स्थापना के साथ अगर हम बात करें तो ये बात आप सभी को पता है कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना 1206 में हुई थी, ठीक है। और किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। ये स्लेव डायनेस्टी यानी दिल्ली सल्तनत यहाँ से आपका स्टार्ट होता है। और दिल्ली सल्तनत की स्थापना के साथ भारत में एक नए शासक वर्ग का उदय हुआ था, ये बात आप सभी जानते हो। तो दिल्ली सल्तनत यहाँ से मुस्लिम का रूल आपका स्टार्ट होता है, ठीक है। और इन्होंने बहुत लंबे समय तक यहाँ पे रूल भी किया होता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि इस नए वर्ग ने एक नए प्रशासनिक व्यवस्था की शुरुआत की थी, क्योंकि देखो आप सब जानते हो कि ये डायनेस्टी बहुत ही बड़ी थी, ठीक है। ये आपको दिल्ली सल्तनत देखने को मिलता है यहाँ पे, बहुत ही बड़ा था। तो इस पे यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन इसलिए बनाया गया ताकि सारी चीज़ें एक तरीके से एक सेंट्रलाइज गवर्नमेंट की तरह आपका एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम बहुत अच्छे तरीके से चले। इसलिए अब आपको क्या है, यहीं पे एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम जो है इसकी शुरुआत होती है। सल्तनत काल के दौरान प्रशासनिक तंत्र का नेतृत्व सुल्तान करता था, ये बात आप सभी को पता है। यहाँ पर आप सभी को एक ये बात वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पर जो भी एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड जो भी काम होगा, ठीक है, वो सब के सब आपका सुल्तान देखता था, ठीक है। जिसमें विभिन्न रईसों द्वारा मदद की जाती थी। सुल्तान के कार्यालय के साथ कई अन्य कार्यालय भी थे। सैद्धांतिक रूप से सुल्तान सुल्तान की सहायता के लिए मंत्रिपरिषद मजलिस से खलवत थी, वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पर क्या है कि जब सुल्तान की जो भी मदद करता था तो वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर था, जो कि मजलिस से कैवत के लिए जाना जाता था। तो ये क्या करते थे, जो भी सुल्तान को मदद चाहिए होती थी, उनको सजेशन चाहिए होती थी, तो वो ये करते थे। क्लियर हो गया? नेक्स्ट अगर हम आगे बढ़ेंगे कि सुल्तान के प्रशासन को देखेंगे तो भारतीय परिवेश में तुर्क अफगान व्यवस्था कहा जाता है। एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा सकता है कि सुल्तान के सल्तनत के एडमिनिस्ट्रेशन को और क्या कहा जाता है, तो उसे टर्को अफगान इसे बोला जाता है। अगर हम बात करेंगे कि यहाँ पर जो सुल्तान है वो खुद को क्या बोलते थे, खलीफा मानते थे, ये बात आप सभी जानते होंगे। इल्तुतमिश खलीफा से मान्यता पत्र प्राप्त करने वाला सबसे पहला सुल्तान था।
क्योंकि देखो ये बात आप सभी को पता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने आप को खलीफा नहीं माना था, ना ही उसने अपने आप को खलीफा कहा था। सबसे पहला जिसने अपने आप को खलीफा कहा था वो इल्तुतमिश था, इसीलिए ये रियल फाउंडर आपके दिल्ली सल्तनत का माना जाता है। आगे बात करेंगे कि दिल्ली सल्तनत ना तो धार्मिक राज्य था और ना ही धर्मनिरपेक्ष राज्य था, वह शासक पे निर्भर था। वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में ये चीज़ें पूछी जा सकती हैं कि दिल्ली सल्तनत हम बात करेंगे, ना ही ये थ्योरोक्रेटिक स्टेट था ना ही सेकुलर स्टेट, वो डिपेंड था रूलर पे। ठीक है, यहाँ पे अगर सबसे नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो मुल्ला शरीयत के व्याख्याकार थे और काजी नसीरत के निष्पादक थे। तो ये दो इंपॉर्टेंट याद रखना कि यहाँ पे जो मुल्ला थे वो इंटरप्रिटेटर थे आपके शरीयत के, और खाजी थे वो आपके एग्जीक्यूटर ऑफ शरीयत के। ठीक है, तो एग्जीक्यूटर और इंटरप्रिटेटर आपको याद रखना है कि ये दोनों कौन थे। तो ये एज अ इंट्रोडक्शन छोटी सी बेसिक सी बातें थी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपका पूरा एडमिनिस्ट्रेशन याद रखना आपका सुल्तान ही देखता था। ठीक है, आगे बढ़ेंगे और समझेंगे कि सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे आपकी सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन की। अगर हम बात करेंगे कि सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था आपके दिल्ली सल्तनत के समय पर, तो यहाँ पर आप सभी देख सकते हो कि दिल्ली सल्तनत में जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो भी सेंट्रल। यहाँ पे सुल्तान हेड था। ठीक है, सुल्तान जिसको हम क्या कहते हैं, वजीर कहते हैं, जो कि आप यहाँ देख सकते हो। सुल्तान आपके एडमिनिस्ट्रेशन का हेड होता है। यहाँ इस स्लाइड में इंग्लिश में लिखा है मैंने, नेक्स्ट स्लाइड में भी हिंदी में भी आप सभी को दिखा दूंगी। ठीक है, इसलिए आप परेशान बिल्कुल भी मत होइएगा। सुल्तान जो है वो आपके एम्पायर का हेड होता था। आफ्टर द सुल्तान ऑल हिज चिल्ड्रन हैव इक्वल राइट फॉर द थ्रोन। यहाँ पे क्या बोला गया, जिस सुल्तान के बाद जो उनके बच्चे होते थे उनके पास पूरा बराबर का अधिकार होता था राजगद्दी के लिए। ठीक है, दैट इज दे डिड नॉट फॉलो द हेरारिकल सक्सेशन ऑफ द थ्रोन। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये यहाँ पर आपको देखना होगा कि यहाँ पर हेरारिकल प्रोसेस यहाँ पे फॉलो नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि हर एक बच्चे का यहाँ पर इक्वल राइट्स होते थे। सर्वर मिनिस्टर हैंडल डिफरेंट डिपार्टमेंट असाइन टू देम। अब इन्होंने क्या करा कि अपने एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए अलग अलग मिनिस्टर्स को अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए यहाँ पर क्या किया था, साइन किया गया था। सम ऑफ द मेजर टाइटल इन सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन ड्यूरिंग द दिल्ली सल्तनत आर। अब हम बात करेंगे कि इन दिल्ली सल्तनत के प्रशासन के समय पर इन्होंने किस मिनिस्टर्स को किस डिपार्टमेंट में यहाँ पर इनको चूज़ किया था। सबसे पहले हम बात करेंगे वज़ीर की। तो वज़ीर आपके होते थे प्राइम मिनिस्टर ऑफ द स्टेट एंड इन चार्ज ऑफ रेवेन्यू एंड फाइनेंस, जिन्हें दीवान वजारत। ठीक है, तो दीवान वजारत ये याद रखना, ये हेड होता था और ये आपके पूरे एडमिनिस्ट्रेशन का काम भी देखता था। तो ये आपके एक तरीके से पूरे स्टेट का क्या होता था, प्राइम मिनिस्टर होता था। और ये रिवेन्यू का इंचार्ज होता था, जो भी आपके रजिस्टर को देखने का काम, उसको कलेक्ट करने का काम किसका होता था, वज़ीर का। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो वो थे आपके अर्ज़े मुमालिक। तो अर्ज़े मुमालिक आपके हेड होते थे दीवाने अर्द, ये मिलिट्री डिपार्टमेंट का काम संभालते थे। ठीक है, तो दिल्ली सल्तनत के जो भी मिलिट्री डिपार्टमेंट का जितना भी मिलिट्री सोल्जर्स की जो काम होते थे, देख रेख होता था, सुपरवाइज का सारा मिलिट्री डिपार्टमेंट का देखने का काम आपके अरीजे मुमालिक का होता था। नेक्स्ट है आपका काजी। तो काजी आपका हेड होता था लीगल ऑफिस का। ये सारे याद करना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है सदर। सदर जो है ये आपके दीवान रियासत का हेड होता था। इट मीन्स जितने भी आप लोगों के धार्मिक अफेयर्स होते थे, जितने भी रिलीजियस अफेयर्स होते थे, उसके सारे काम देखने का काम आपके सदर सदर का होता था। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो नेक्स्ट आपका मिनिस्टर बनाया गया था काजी उल गुलजार, जो कि हेड था आपके दीवाने ख्वाजा मुमालिक का। ये जस्टिस डिपार्टमेंट था। ठीक है, एग्जाम में पूछा जाता है जस्टिस डिपार्टमेंट का काम, जो देखने का काम। तो डिपार्टमेंट याद रखना है, दीवाने ख्वाजा मुमालिक था और काजी उल गुलजार जो था उसका काम था जस्टिस डिपार्टमेंट देखने का। नेक्स्ट है आपका अमीर मजालिस। तो ये मिनिस्टर था आपका रॉयल फेस्ट और फेस्टिवल, जो भी आपके अमीरों का जो भी त्योहार, जो भी फंक्शन होते थे, वो सारी चीज़ें देखने का काम, उसको सुपरवाइज करने का काम आपके अमीर मजालिक का था। ठीक है, आगे अगर हम बात करेंगे जो आपके नेब है, ये वॉज नेक्स्ट टू द सुल्तान इन द हियरार्की ऑफ अथॉरिटी एंड वर्चुअली हैड द सेम पावर। जो नेब है, जो सुल्तान के बाद आता था, उसके पास भी सेम पावर थी। अगर हम वजीर की बात करेंगे, मैंने आपको बताया आपके वजीर सबसे जो रिवेन्यू कलेक्ट करता था। अरीजे मुमालिक है जो आपका इंचार्ज था। ठीक है, मिलिट्री पावर का, यानी मिलिट्री को वो पर्सनली सारी चीज़ें देखता था, उसको संभालने का काम आपके अरीजे मुमालिक का होता था। बट द सुल्तान हिमसेल्फ एक्टेड एज अ आर्मी ऑफ कमांडर इज चीफ। ठीक है, तो कमांडर ऑफ चीफ आर्मी का जो होता था वो सुल्तान खुद ही होता था। दीवान रसालत की अगर हम बात करेंगे तो ये एक अनदर इम्पॉर्टेंट डिपार्टमेंट है। ठीक है, ये क्या करता था, ग्रांट आपके जो मदरसा है, टॉम मॉस्क्यू है, इन सब से क्या लेता था, ये सारे के सारे यहाँ से ग्रांट फंड करता था।
साथ ही साथ अगर हम बात करेंगे दीवान रिसालत, जो कि आपका सद्र के चीफ होते थे, इसका काम क्या था, ये हेड था जस्टिस सिस्टम का, जो मैं अभी आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। जल्दी से आप सभी मुझे दिल्ली सल्तनत आप सभी ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, तो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि जो उनके मार्केट का डिपार्टमेंट था, ठीक है, इसको सुपरवाइज करने के लिए कौन था। जल्दी से जल्दी आप सभी मुझे कमेंट करके बताने वाले हैं वो कौन सा मिनिस्टर या वो कौन सा वो डिपार्टमेंट होता था जो कि मार्केट, आपके बाजार वाले सेक्शन को संभालता था। आप सभी इसका आंसर मुझे कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट के लिए, तो आप लोग इसको देख सकते हो अच्छी तरीके से, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप सभी को, अदरवाइज़ आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप लोगों को इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना है। अगर ये वीडियो एक दिन में ही आप लोगों ने जब कम से कम 500 लाइक्स आपने इस पर कर दिए, ठीक है, 500 लाइक्स आपको इस पर करना है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है कि वह 1 से 2 दिन में ही आपको इसमें व्यूज़ 1K पहुँचाना है। अगर ये वीडियो यहाँ तक पहुँच गई तो ये वीडियो की पीडीएफ इस लेक्चर की मैं आपको टेलीग्राम शेयर चैनल पे शेयर कर दूँगी। आप सभी को पता है इसको बनाने में, करने में मुझे बहुत मेहनत लगती है, तो मैं आप सभी को पीडीएफ भी बहुत से स्टूडेंट चाहते हैं, तो उसके लिए आपको मुझे सपोर्ट करना है और आप लोगों को जल्दी से इसको शेयर करना है ताकि ये इस पे 1K यहाँ पे पहुँच जाए एक दिन में, और 500 लाइक्स आपको करवाने हैं। अब ये आपके ऊपर है कि आप वो कितनी जल्दी करवा सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसकी प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन की। तो प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन की अगर हम बात करेंगे, आपको पता है कि दिल्ली सल्तनत में जो किंगडम है वो डिवाइडेड होते थे, और सबको किसमें डिवाइडेड होते थे, आपके छोटे छोटे प्रांतों में, छोटे छोटे प्रोविंस में, जिसको एकता कहा जाता था। और आपको ये बात पता ही है कि जो भी एकता के काम को संभालता था उसको उसको एकताधर कहा जाता है, ठीक है। जैसे आप लोगों ने सामंतवाद पढ़ा हुआ है, फ्यूडलिज्म का टॉपिक पढ़ा हुआ है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, जमींदार या फ्यूडल लैंडलॉर्ड यहाँ पे पीजेंट्स या टैक्स कलेक्ट करते हैं, उसी तरीके से ही यहाँ पे एकता दर जो है वो एकता, यानी एकता का मतलब क्या होता है, आपकी जागीर, ठीक है, कलेक्ट करने का काम इसका था, इसे एकता दर बोला जाता है। सबसे ज़्यादा आपके लैंड डिस्ट्रीब्यूशन अगर हम देखेंगे तो इल्तुतमिश के समय पर हुआ था। इसने अपने एडमिनिस्ट्रेशन पे, अपने शासन के समय पर इसने एकता दर को बहुत ही इम्पोर्टेंट बनाया था, बाकी सब ने एज ए यूज़ किया था। अगर हम बात करेंगे एवरी एकता असाइन किए गए नॉबल्स, आपके ऑफिसर और सोल्जर्स, ठीक है, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के बनाने के लिए हर एकता को यहाँ पर असाइन किया गया था। अगर हम बात करेंगे, यहाँ पर इनके पास कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालने के लिए नहीं होती थी। एकता को मैंने आप सबको पहले भी बताया होगा या आप सभी को पहले से पता होगा, जितने भी एकता होते थे इन सबको ट्रांसफ़र किया जाता था। एकता दर पर असाइन डिफरेंट एकता आफ्टर 3 to 4 ईयर्स। यहाँ पे आप सभी को पता है कि एकता दर को 3 से 4 साल में ट्रांसफ़र कर दिया जाता था। ऐसा इसीलिए क्योंकि देखो, आप सभी ने फ्यूडलिज्म सामंतवाद पढ़ा हुआ है, तो उसमें राजा ने क्या किया था, फ्यूडलिज्म यानी फ्यूडल लॉर्ड को जहाँ का भी सामंतवाद बनाया था वहाँ पर उसने उसको परमानेंट रखा था, जिसलिए एक समय पे एक आने के बाद क्या हुआ, उन सामंतवादों ने अपने आप को एक समय पर इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया था, ठीक है, अपने आप को स्वतंत्रता घोषित कर दिया था, जिसकी वजह से अब क्या हुआ कि राजा की कोई, आपका जो मोनार्की सिस्टम है वो डिसेंट्रलाइज रहेगा, सेंट्रलाइज नहीं, केंद्रीकरण विकेंद्रीकरण में बदल जाता है। तो ये बदलाव आने की वजह से आपके राजा को यहाँ बहुत नुकसान होता है, ठीक है, जिसकी वजह से दिल्ली सल्तनत में जितने भी आपके सुल्तान हैं ये बात ऑलरेडी जानते हैं, तो वो बिल्कुल नहीं चाहते थे कि यहाँ पे जो भी एकता धर है वो हमारे साथ ऐसे करें, गलत करें, और वो अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर दे और वो अपने आप को सुल्तान बना ले। ये चीज़ सुल्तान जो है आपके बिल्कुल भी नहीं चाहते थे दिल्ली सल्तनत के। इसी वजह से इन लोगों ने क्या किया, हर एकता धर को 3 से 4 साल में उनकी जगहों से ट्रांसफ़र कर दिया जाता था। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में चीज़ें पूछी जाती हैं। आशा करती हूँ ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी कि इन्हें ट्रांसफ़र क्यों किया जाता था। तो जब तक ये लोग अपनी, जिस भी स्टेट में, जिस भी कंट्री में इनको रखा जाता था, जब तक ये उस जगह को समझेंगे तब तक उनको क्या, जो सुल्तान है आपका बलबन हुआ, इल्तुतमिश हुआ, ये जब तक क्या करते थे, उनका ट्रांसफ़र कर देते थे ताकि वो अपने उस जगह को वहाँ पे इंडिपेंडेंट या अपने आप को वहाँ का सुल्ताना घोषित कर दें, ठीक है। इसलिए आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ के लोगों को क्या ट्रांसफ़र किया जाता था। एकता अगर हम बात करेंगे, अब ये प्रोविंस है जो कि डिवाइड होता था आपके सिख यानी डिस्ट्रिक्ट में, प्रोविंस यानी जो आपके प्रांत हैं जो आपके डिवाइड होते थे डिस्ट्रिक्ट में, और डिस्ट्रिक्ट यानी परगना आपके सब डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड होता है। ये एक सीक्वेंस होता है, याद रखना, ठीक है। उसके बाद होता है आपका ग्राम यानी कि विलेज, ये सबसे स्मॉल यूनिट होती है, ये बात आप सभी को पता है। अगर हम इसमें प्रोविंशियल ऑफिसर में देखेंगे कौन कौन से ऑफिसर, तो अमीर,
मुक्ति वाली, नाजिर या वाकूफ़ या सिकदार, ये सारे के सारे आपके प्रोविंशियल ऑफिसर होते थे। जो गवर्नर होता था उसे आमिर बोला जाता था। मुक्ति या वाली वो कौन होते थे? टैक्स कलेक्ट होते थे, और ये लॉ एंड ऑर्डर के इंचार्ज जो होते थे उसे मुक्ति या वाली कहा जाता है। ये 100%, ये बिल्कुल स्किप मत करना, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा ही, कि कौन सा ऑफिसर को क्या बोला गया या किस ऑफिसर ने कौन सा डिपार्टमेंट संभाला था। वहीं अगर हम बात करेंगे रेवेन्यू कलेक्ट के जो इंचार्ज थे उन्हें नाजिर या वाकूफ बोला जाता है। और आपके जो सिक्के जो इंचार्ज होता था वो आपके ऑफिसर होते थे। कौन से ऑफिसर? सिकदार बोला जाता था। ठीक है, तो आपको ये सारे एडमिनिस्ट्रेशन या ऑफिसर याद होनी चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। आप सभी इसको हिंदी मीडियम में इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अदरवाइज पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आगे बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट स्लाइड पर। यहाँ पर हम इसको और अच्छे तरीके से समझते हैं। आपके जो सुल्तान है वो हेड पर होते हैं। ठीक है, आपके जो, फिर मैंने आपको बताया कि नेब भी आपके सुल्तान की तरह ही बराबर होते हैं। फिर मैंने आपको दीवान वजारत, दीवान अर्ज, दीवान इंशा, दीवान रिसालत और जुडिशरी डिपार्टमेंट, ये 5 डिपार्टमेंट आप सभी को देखने को मिलेगा। मैं इसको थोड़ा जूम कर देती हूँ ताकि आपको ये चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में आए। अब आप देखोगे दीवान वजारत जो है ये फाइनेंस मिनिस्टर था। ठीक है, तो ये वजीर की तरह, जैसे वजीर है ना आपका, वही है जो कि आपका एज अ प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे काम करता था। दीवान अरिस मैंने आपको बताया डिफेंस मिनिस्टर था। दीवान इंसा आपका डिपार्टमेंट ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस देखता था। दीवान रसालत जो है वो आपका रिलीजियस अफेयर्स देखता था, जितने भी धार्मिक से रिलेटेड चीज़ होती थी ना वो सारे दीवान रसालत देखता था। और जुडिशरी डिपार्टमेंट चीफ आपके काजी देखते थे। ठीक है, एकता सिस्टम मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ अभी ऊपर, आशा करती हूँ सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड पे मैंने आपको प्रोविंशियली समझाया कि सबसे पहला जो एकता उसे प्रोविंस यानी जो प्रांत में, उसके बाद इसको डिवाइड किया गया सिख यानी डिस्ट्रिक्ट में, परगाना यानी कि सब डिस्ट्रिक्ट में, देन आपका विलेज यानी कि ग्राम होता है। तो एकता ये दिल्ली सल्तनत सरकार होता है, सिख परगाना और ये विलेज दोनों एक ही बात है। ये सीक्वेंस आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इस तरीके से ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। तो जब सबसे ऊपर जो होते हैं वो आपके गवर्नर होते हैं। सिख को जो आपके डिस्ट्रिक्ट में चीज़ें देखते हैं, हैंडल करते हैं, वो सिकदर होते हैं। सब डिस्ट्रिक्ट में जो आपके होते हैं वो आमिल कहलाते हैं। और मुकद्दम और चौधरी जो है वो विलेज में कहलाते हैं। ठीक है, जो कि इस तरीके के डिपार्टमेंट को ये लोग सारे संभालते थे। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन की, सिख मैंने आपको बताया ये सारा का सारा कंट्रोल करते थे आपके सिकदर का। परगाना जो कंट्रोल करते हैं वाज आमिल। तो आमिल मैंने आपको भी बताया था कि जो कंट्रोल करते हैं पूरे परगाना को। नेक्स्ट है गांवों पर ग्राम प्रधानों का नियंत्रण होता है। जो भी विलेजेस को कंट्रोल करते थे वो कौन होते थे? आपके विलेज हेडमैन। ठीक है, तो विलेज हेडमैन ही आपके पूरे विलेज को कंट्रोल करके रखता था, और इसीलिए उनको मुकद्दम या चौधरी या कुट बोला जाता था। वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना, एग्जाम में पूछ लिया जाएगा कि दिल्ली सल्तनत के समय पर जो विलेज हेडमैन होते थे, जो कि पूरे विलेज को कंट्रोल करके रखते थे, उन्हें क्या बोला जाता है? तो उन्हें मुकद्दम, चौधरी या कुट बोला जाता था। ये आपको टर्म याद करनी है। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि मुकद्दम इसका टर्म किसके लिए? विलेज हेडमैन के लिए। ठीक है, यही क्या काम करता था? तो ये सारी टर्म आपको याद होना चाहिए। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। पटवारी आप सभी को पता है, जो कि विलेज के पूरे अकाउंटेंट का काम सुपरवाइज करता है, सारे काम, ये सब आपको ऑलरेडी पता होगा। आगे हम अगर बात करेंगे, जो आपकी लैंड है वो 3 कैटेगरीज में डिवाइड होती है। ठीक है, सबसे पहले आपका एकता लैंड, फिर देन नेक्स्ट है आपका खलीसा लैंड, नेक्स्ट है आपका इनाम लैंड। एकता भूमि की बात करूँ तो ये वो लैंड होती थी जहाँ पर अधिकारियों की को उनकी सेवाओं के भुगतान की बजाय एकता के रूप में सौंपी गई भूमि। देखो यहाँ पर क्या होता था, एकता लैंड आप सभी को पता है, ये लैंड यहाँ पर ऑफिसर्स को मिलती थी। जैसे कि उस समय सैलरी नहीं मिलती थी उनको, एज अ पेमेंट उन्हें एकता मिलती थी, यानी कि उन्हें लैंड जमीन मिलती थी। ठीक है, तो ये उन्हें, क्योंकि देखो उन्होंने जो भी काम करा उसके बदले जो सुल्तान है उन्हें पेमेंट के बदले उन्हें क्या मिलता था? लैंड मिलता था। सैलरी नहीं मिलती थी, उन्हें लैंड मिलता था। उसे एकता लैंड कहते हैं। और जो एकता लैंड को चलाते हैं, सुपरवाइज करते हैं, उन्हें एकता दर कहते हैं। क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम बात करेंगे खलीसा भूमि। सुल्तान के सीधे नियंत्रण में भूमि और एकत्र राजस्व शाही दरबार और शाही घराने के रखरखाव के लिए खर्च किया जाता था। तो खलीसा लैंड आपकी वो लैंड है डायरेक्ट कंट्रोल आपका सुल्तान करता था। और यहाँ पे जो रिवेन्यू कलेक्ट होता है या फिर जो खर्चा किया जाता था उसकी मेंटेनेंस के लिए, ये सब के सब आपके रॉयल कोर्ट और रॉयल हाउस होल्ड पे ही होता था। ये वो लैंड होती थी, यानी इस लैंड से आपको जो भी चीज़ें मिलेंगी वो सारा का सारा खर्चा आपके रॉयल कोर्ट और रॉयल हाउस होल्ड पे किया जाता था। आगे हम बात करेंगे इनाम लैंड की। तो धार्मिक नेताओं या धार्मिक संस्थाओं को सौंपी गई या फिर दी गई भूमि।
तो ये इनाम लैंड ये पूछा जाता है, तो इनमें से कौन सी वो लैंड है जो कि आपके ग्रांट दी जाती थी रिलीजियस लीडर्स को या फिर रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को, तो वो इनाम लैंड होती थी। ठीक है, एकता लैंड, खलीसा लैंड वेरी इंपॉर्टेंट है। आई होप कि आपको ये तीनों में डिफरेंस समझ में आ गया होगा और ये भी पता चल गया कि कौन सी लैंड किसको और कब दी जाती थी। ठीक है, ये भी याद रखना, एग्जाम में यहाँ से भी 100% क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। आप मेरी वीडियो कौन से एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, किस लिए देख रहे हो, उसके कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप कोई भी कॉम्पिटेटिव एंट्रेंस, इवनली यूजीसी नेट या यूपीएससी किस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने के लिए आप मेरी वीडियो को देख रहे हो, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड पे। अब हम बात करेंगे आपके लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की। अगर हम लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो आपका विलेज एडमिनिस्ट्रेशन या फिर आपका जो भी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है वो आपके दिल्ली सल्तनत के अंदर अगर हम बात करेंगे, वो सारा का सारा आपका विलेज पंचायत देखता था। ये बात आपको पता ही है, क्योंकि विलेज के सारे काम देखने वाला विलेज का पंचायत ही होता है। गाँव में समग्र विकास के लिए स्थानीय अधिकारी जिम्मेदार थे। यहाँ पे जितने भी आपके विलेज का डिपार्टमेंट है, विलेज में जो भी डेवलपमेंट होगा, विकास होगा, उन सब के लिए आपके लोकल ऑफिसर्स गांव ही रिस्पॉन्सिबल होता था। सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पर कोई भी इंटरफेयर नहीं करती थी। ठीक है, जो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट है वो विलेज एडमिनिस्ट्रेशन में कोई भी प्रॉब्लम होगी उससे रिलेटेड यहाँ पे कोई भी इंटरफेयर वो नहीं करती है। ये याद रखना, एग्जाम में ये चीज़ें ज़रूर पूछी जाती है। आगे हम बात करेंगे इस गांव में क्या क्या कौन कौन से ऑफिसर्स होते थे। तो एक होते थे आपके आमिल, तो गांव में जो भी आप लोगों का लैंड रेवेन्यू या टैक्स जो कलेक्ट करने का काम उसका इंचार्ज होता था, उन्हें आमिल बोला जाता था। हजमदार होते थे आपके फाइनेंस इंचार्ज, जो कि वित्त के प्रभारी होते थे। नेक्स्ट ऑफिसर की बात करेंगे तो वो है काजी। तो काजी का काम था जितनी भी डेवलपमेंट जो भी विकास हो रहा है उसका रिकॉर्ड रखने का काम आपके काजी का होता था। नेक्स्ट है आपका सिकदर। तो विलेज एडमिनिस्ट्रेशन में जो सिकदर होता था वो क्रिमिनल ऑफिसर, यानी कि जो भी अपराधी अधिकारी होते थे उन सब को देखने का काम उस आपके किसके सिकदर के होता था। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट है। आपके सेंट्रल गवर्नमेंट अलग है, आपका सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन प्रोविंस अलग है, मैंने अभी आप सभी को बताया। नेक्स्ट मैंने आपको बताया था ग्राम आता है। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। तो याद रखना कि आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो विलेज एडमिनिस्ट्रेशन में कोई भी इंटरफेयर नहीं करती है, इनका खुद का होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे फाइनेंस और रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन दिल्ली सल्तनत का कैसा था, तो याद रखना नेक्स्ट स्लाइड पे हिंदी मीडियम में भी है। यहाँ पर हम देख सकते हैं उस्र, खारज, खम, जिजिया और जक़ात, ये 5 तरीके के आप लोगों को यहाँ पर रेवेन्यू देखने को मिलेंगे। उस्र यहाँ पे क्या, ये लैंड टैक्स कलेक्ट करा जाता था किससे, आपके मुस्लिम पीजेंट से। वेरी इंपॉर्टेंट है, तो याद रखना उस जो लैंड टैक्स जो कलेक्ट किया जाता था ये आपके मुसलमान के किसानों से कलेक्ट किया जाता था। इट वॉज 10% ऑफ द टोटल प्रोड्यूस ऑफ ऑन लैंड वाटर बाय नेचुरल रिसोर्सेज एंड 5% ऑन इरीगेटेड लैंड। तो यहाँ पर ये लोग क्या करते थे, 10% आप लोगों से जो नेचुरल रिसोर्स यानी बारिश से हुई हुई जो उससे तरीके से उनसे ये लोग क्या करते थे, 10% टैक्स कलेक्ट करते थे। और जो आप लोगों ने इरीगेटेड है यानी आर्टिफिशियल वाटर के थ्रू जो अपनी लैंड को इरीगेट किया हुआ है उससे ये लोग 5% टैक्स कलेक्ट करते थे। खाराज अगर हम बात करें तो ये हाफ एंड वन थर्ड ऑफ द टोटल प्रोड्यूस कलेक्टेड फ्रॉम नॉन मुस्लिम पीजेंट, यानी कि जो भी नॉन मुस्लिम पीजेंट होते थे, ठीक है, यानी कि आपके हिंदू हुए, वो उनसे ये लोग क्या करते थे, खाराज टैक्स कलेक्ट करते थे। खम्स की अगर हम बात करें तो 1/5 ऑफ द बूटी कैप्चर इन वॉर एंड 1/5 ऑफ द माइंस एंड ब्यूरिड ट्रेजर फाउंड। तो ये लोग क्या करते थे, जो भी आप लोगों ने खम्स टैक्स, याद रखना एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, इवनली ये पांचों आपको पता होने चाहिए। ठीक है, दिल्ली सल्तनत में रेवेन्यू टैक्सेस के बारे में। तो यहाँ पर देखो खम्स वो टैक्स होता है जब भी ये लोग कोई भी वॉर जीत कर आते हैं, तो वहाँ पे उस समय जो भी वॉर में जो भी जीत कर आए हैं, उन्होंने भी चीज़ कैप्चर की है, वो उसका हिस्सा 1/5 आपको देना पड़ेगा। और जो भी आपको माइंस में, ट्रेजरीज में जो भी चीज़ें मिली है, खजाना वजाना मिला, उसका भी 1/5 आपको देना पड़ेगा। ये वाला रेवेन्यू टैक्स हुआ। जी आप सभी को पता है ये रिलीजियस टैक्स है जो कि नॉन मुस्लिम से लिया जाता था। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे जो कि कहाँ रहते थे, आपके मुस्लिम किंगडम में, यानी कि मुस्लिम के साम्राज्य में जो भी हिंदू रहते थे उन्हें जिजिया टैक्स पे करना होता है। नेक्स्ट और लास्ट अगर हम बात करेंगे जक़ात है, ये रिलीजियस टैक्स होता था जो कि आपके रिच मुस्लिम्स पे लगाया गया था। क्लियर हो गया। तो ओवरऑल अगर हम बात करेंगे लैंड रेवेन्यू, जो ये मेन इंपॉर्टेंट मेजर सोर्स था आपके
सुल्तान के इनकम का। ये बात तो हम सभी समझ ही गए हैं, क्योंकि देखो मेन सोर्स जो है वो क्या है, आपका लैंड। जो भी काम होगा, सारी चीज़ें हो रही है, टैक्सेस हो रहा है, रिवेन्यू हो रहा है, ये सारा का सारा आपका जो मेन सोर्स क्या है, आपके लैंड की वजह से, यानी भूमि की वजह से ही हो रहा है। अगर हम दिल्ली सल्तनत के दौरान अगर हम एडमिनिस्ट्रेशन उनकी उनके प्रशासन की बात करेंगे, तो सिस्टमेटिक अप्रोच अडॉप्टेड बाय द सुल्तान बिकेम द गाइडिंग लाइटिंग फॉर फ्यूचर डायनेस्टी। देखो अगर आपको पता ही है, नेक्स्ट वाली स्लाइड पे भी दिखा देती हूँ, सारे हिंदी वाले स्टूडेंट आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। तो आप लोग देखो, ये बात आपको पता है कि कोई भी एम्पायर बहुत ही बड़ा होगा तो उसको संभालने के लिए तो सिर्फ एक सुल्तान ही तो सारी चीज़ें नहीं कर सकता है। और आपको पता है, अपनी चीज़ों को सेंट्रलाइज रखने के लिए, प्रॉपर तरीके से करने के लिए, इन्होंने ये सारे मिनिस्टर्स आपको देखने को मिलते हैं। सारे मिनिस्टर, सारे ऑफिसर्स को अलग अलग डिपार्टमेंट में यहाँ पे काम दिया गया, ताकि सारी चीज़ें प्रॉपर तरीके से सुपरवाइज यहाँ पर हो। स्पाई सिस्टम, जासूस वाली सिस्टम भी था, ये सारी चीज़ें आपको पता है, ठीक है। तभी दिल्ली सल्तनत आप सभी को पता है कि इतने लंबे समय तक चला है। अगर हम बात करें तो ये बात आप सभी को पता है कि सबसे पहले तो आपका स्लेव डायनेस्टी ने रूल किया था, उसके बाद खिलजी डायनेस्टी ने रूल किया था, फिर आपके तुगलक डायनेस्टी ने रूल किया है, फिर आपके सैयद, और लास्ट आपके लोधी डायनेस्टी। तो इन 5 डायनेस्टीज ने लंबे समय तक यहाँ पर हमारे भारत में रूल किया, ये बात अभी सभी जानते हो। उसके बाद आते हैं आपके मुगल्स, ठीक है। मुगल्स ने भी बहुत समय तक रूल किया था। तो ये था आपका दिल्ली सल्तनत का एडमिनिस्ट्रेशन के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स और क्वेश्चंस। पूरा टॉपिक मैं आप सबको ऑलरेडी समझा चुकी हूँ। अब जो कुछ एक आध पॉइंट रह गया होगा वो क्वेश्चंस के थ्रू कंप्लीट हो जाएगा। अब मैं आप सभी को, देखो मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, मैं यहाँ पे मुगल एडमिनिस्ट्रेशन तो नहीं कराने वाली हूँ। अगर आप लोग चाहते हो कि जिस तरीके से दिल्ली सल्तनत का मैंने आपको एडमिनिस्ट्रेशन का टॉपिक पढ़ाया है, अगर आप मुगल एडमिनिस्ट्रेशन का टॉपिक पढ़ना चाहते हो, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए, वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आप लोग मुगल एडमिनिस्ट्रेशन को पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि देखो यहाँ से भी क्वेश्चन 100% बनता ही बनता है। तो आपके एग्जाम से पहले अगर आप इस पर वीडियो चाहते हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लेकिन अब दिल्ली सल्तनत का एडमिनिस्ट्रेशन तो मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिया है। अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चंस की तरफ। तो हम मुगल्स के ऊपर और दिल्ली सल्तनत से, एडमिनिस्ट्रेशन से किस तरीके से और क्या क्या क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं या पूछे जाते हैं, अब हम उसकी तरफ बढ़ेंगे। उस क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। और ये टॉपिक दिल्ली सल्तनत का एडमिनिस्ट्रेशन की चीज़ें आप सभी को समझ में आ गई हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी कुछ और भी एडमिनिस्ट्रेशन हैं दिल्ली सल्तनत में, वो सारे के सारे मैं इसकी PDF आपको शेयर कर दूँगी। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। बाकी आप सभी को और कितने एडमिनिस्ट्रेशन के में डिपार्टमेंट और ऑफिसर के नाम पता मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इससे आपकी रिवीजन होगी और एक प्रैक्टिस हो जाएगी। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि दिल्ली सल्तनत और मुगल एम्पायर के एडमिनिस्ट्रेशन से आपके एग्ज़ाम में किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये रहा आप सभी के सामने पहला क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन दिल्ली सल्तनत के एडमिनिस्ट्रेशन से यहाँ पे पूछा गया है, दिल्ली सल्तनत के दौरान इनमें से किसे बरिट्स कहा जाता था? ड्यूरिंग द दिल्ली सल्तनत हु अमंग द फॉलोइंग वर कॉल्ड द बरिट्स? आपके ऑप्शन से क्राफ्टमैन को, सुल्तान का जो बॉडीगार्ड होता था उन्हें बरित कहा जाता है, या फिर ऑफिसर इन चार्ज ऑफ स्टेट चेकर यानी कि राज्य के राजकोष के प्रभारी अधिकारी को बरिद कहा जाता है, या फिर स्पाई या फिर न्यूज़ रिपोर्टर यानी कि जासूस या समाचार संवाददाता को बरिद कहा जाता है। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए, जो भी एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड कुछ भी थोड़ा सा हमारे टॉपिक में जो रह चुका है वो मैं आपको क्वेश्चंस के थ्रू कवर अप करा दूंगी। और ये जो क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट है, इनको बिल्कुल स्किप मत करना। और साथ ही साथ कमेंट करके आप सभी मुझे आंसर भी बताते रहिए, ताकि आप सब ये देख सको कि जब भी ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आएगा, चाहे कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी आप सब कर रहे हो, तो आप उसको कर पाओगे या नहीं। अगर हम बात करते हैं जो बरिद हैं दिल्ली सल्तनत में, तो ये किसको कहा जाता था? तो ये कहा जाता था आपके जासूस को, यानी कि समाचार संवाददाता को, जो कि आपके स्पाई और न्यूज़ रिपोर्टर होते थे ना दिल्ली सल्तनत में, उन्हें बरीद कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। यहाँ तक क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं और इससे रिलेटेड मैं आप सभी को बता दूं कि बारिद मुमालक वॉज द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड इंटेलिजेंस। तो देखो यहाँ पर क्या होता है, दिल्ली सल्तनत में जो भी स्पाई जासूस वाले का जो काम है, जो इन्फॉर्मेशन देता था, जो सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट होता था,
वो सुल्तानों ने उनको क्या किया था, अपॉइंट किया था, जिसे हम बरीद कहते हैं, ठीक है। सुल्तान सबसे ज़्यादा इन्हें मानते थे, क्योंकि आप सभी जानते हो सुल्तान में यहाँ पे वॉर भी होते हैं, तो कौन किसके लिए क्या प्लानिंग कर रहा है, कौन किसके अगेंस्ट है, या कौन सामने वाला हमारे लिए क्या कर रहा है, उसके लिए इन लोगों ने, आपकी दिल्ली सल्तनत के लोगों ने क्या करा था, अपने बरीद को यहाँ पर अपॉइंट कर रखा था, स्पाई सिस्टम को, ताकि वो बाहर जो भी उनके अगेंस्ट काम चल रहा है वो सारी इन्फॉर्मेशन ला करके सुल्तान को दे, ठीक है। तो ये उन्हें ही बनाया जाता था जो कि बहुत ही इंटेलिजेंट होते थे। क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। आगे बढ़ने से पहले टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, नहीं तो हिस्ट्री एडू पॉइंट ज्वाइन कर सकते हैं। 2 टेलीग्राम चैनल आप सभी को मिल जाएगा, ठीक है। दोनों की दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। बाकी आपको कोई भी डाउट क्वेरी आप वहाँ पर पूछ सकते हैं। आगे बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप सभी के सामने। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, दिल्ली सल्तनत के काल में सेना के कमांडर इन चीफ कौन थे? हु वॉज द कमांडर इन चीफ ऑफ द आर्मी इन दिल्ली सल्तनत एरा? तो आप सभी को बताना है कि दिल्ली सल्तनत के समय पे, उनके पीरियड में कमांडर ऑफ चीफ जो आर्मी का है वो कौन होता था, क्या कहलाते थे? सुल्तान, अरीज ममालिक, दाबिर ममालिक, या फिर इनमें से कोई भी नहीं? अभी मैंने आपको ये ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है, तो आपसे, आप जितने भी स्टूडेंट मेरी वीडियोस देख रहे हैं, चाहे वो अभी लाइव देख रहे हैं या बाद में मेरी वीडियोस देख रहे हैं ऑफलाइन, आप सभी को कमेंट करके आंसर बताना है। और ये भी आपको चेक करना है कि आपने गलतियाँ कहाँ की है, ठीक है। देखो, मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुकी, कमांडर ऑफ चीफ जो है वो दिल्ली सल्तनत के काल में सेना का कमांडर ऑफ चीफ क्या होता था? आपका सुल्तान, ठीक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर ए। तो जितने भी स्टूडेंट ने या जितने भी लोगों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए दिया है, तो वो सब के सब करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे आपको मैं इसके एक्सप्लेनेशन भी बता दूँ। उस समय का देखो, ये रहे सुल्तान। तो सुल्तान हिमसेल्फ वॉज द कमांडर इन चीफ ऑफ द आर्मी ड्यूरिंग द सल्तनत पीरियड। तो यहाँ पर आप देख सकते हो सुल्तनत पीरियड में यहाँ पे जो सुल्तान है वो खुद को ही सेना का कमांडर ऑफ चीफ मानता था, कहलाता था, ठीक है। सल्तनत काल के दौरान राज्य पत्राचार से निपटने वाला विभाग दीवान इंसा कहलाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, एक और डिपार्टमेंट याद कर लो, ठीक है। दीवान इंसा कौन होता है, ये मैं आपको वैसे ऑलरेडी करवा चुकी हूँ। तो राज्य पत्राचार से निपटने वाला विभाग, यानी कि जो भी स्टेट कॉरेस्पॉन्डेंस है, सारी की सारी चीज़ें जो डील करता है, वो उसे कहा जाता है दीवान इंसा। एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। क्लियर हो गया। तो ये भी एक ऐड कर लेना, ठीक है। वैसे ऑलरेडी मैं करा चुकी हूँ, दीवान इंसा भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये क्या काम करते हैं, आपके सारे स्टेट कॉरेस्पॉन्डेंट को डील करते हैं। आगे बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप सभी के सामने, और ये मुगल एडमिनिस्ट्रेशन का क्वेश्चन है। मनसबदारी जागीरदारी आपने सभी ने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा होगा। अगर आपने मनसबदारी जागीरदारी नहीं पढ़ा या आपको कोई भी डाउट है, अगर आप चाहते हो कि मैं मनसबदारी जागीरदारी सिस्टम पे मैं वीडियो लेकर के आऊँ, तो जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करना आप सभी को, और आपको बताना है कि आप मनसबदारी और जागीरदारी टॉपिक को समझना चाहते हो, क्योंकि ये भी टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। अगर हम बात करेंगे, आपसे पूछा है कि मनसबदारी व्यवस्था के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही है। आपको बताना है कि मनसबदारी सिस्टम से यहाँ पे 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, और इसमें से कौन सा सही है और कौन सा नहीं। सबसे पहला है कि द मनसब रैंक वॉज नॉट हेरिडिटी। जो मनसबदारी की जो पोजीशन होती थी, जो रैंक होती थी, क्या वो हेरिडिटी वंशानुगत नहीं होती थी। दूसरा है, रसोइयों के लिए निम्नतम रैंक जो है वो 10 होती थी, और उच्चतम जो रैंक थी वो 5000 होती थी। द लोवेस्ट रैंक अगर हम देखेंगे तो 10, और हाईएस्ट रैंक 5000 होती थी नॉबल्स के लिए। थर्ड पॉइंट जो बोला है, थर्ड स्टेटमेंट है, ऑल अपॉइंटमेंट्स एंड प्रमोशन एज वेल एज डिसमेल व डायरेक्टली मेड बाय द एम्प्रर। यहाँ पे कह रहा है जितनी भी नियुक्ति होती है और पदोन्नतियों के साथ साथ बरसागी सीधे सम्राट के द्वारा की जाती है। तो आपको बताना है इन 3 स्टेटमेंट मनसबदारी से यहाँ पे क्वेश्चन रिलेटेड पूछा गया, तो इसमें से कौन सा करेक्ट आंसर होगा। तो जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताइए कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होने वाला है। आप सभी को इस क्वेश्चन का आंसर देना है। ये नहीं कि हम आए और वीडियो देखा और चले गए, नहीं, ये आपके प्रैक्टिस के लिए ही मैंने ये क्वेश्चन यहाँ पे रखे हुए हैं, ताकि आपको प्रैक्टिस हो। इवन अगर इनका गलत हो रहा है कोई बात नहीं, लेकिन जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो ही आप सभी में इम्प्रूवमेंट आएगी और क्वेश्चन आपके करेक्ट होते जाएंगे। तो अगर हम बात करेंगे तो आपकी मनसबदारी रैंक नहीं होती थी, ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है।
दूसरा जो है सबसे लोवेस्ट रैंक 10 होती थी और सबसे हाईएस्ट रैंक 5000 है। ये बात आप सभी ने पढ़ा होगा मनसबदारी में, तो ये बात भी बिल्कुल सही है। और यहाँ पे जितने भी आपके अपॉइंटमेंट या प्रमोशन होते थे वो डायरेक्ट आपके एम्पर के द्वारा किए जाते थे। ये बात भी बिल्कुल सही है। इट मीन्स आपके तीनों स्टेटमेंट सही है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। तो जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर डी दिया है आप सभी की सभी करेक्ट है, ठीक है। अगर हम बात करें, क्योंकि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ ये हेरिडिटी क्यों नहीं होगा, मैंने भी आपको ऑलरेडी बताया था। मनसबदारी और जागीरदारी सिस्टम जैसे हमारे दिल्ली सल्तनत में एकताधारी सिस्टम था ना, उसी की तरह ही सेम है ये भी, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें, क्योंकि मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि एकताधारी सिस्टम में क्या होता था कि यहाँ पर ट्रांसफ़र किए जाते थे। तो मनसबदारी और जागीरदारी में भी लोगों को ट्रांसफ़र किया जाता था, ठीक है। और उनको रैंक भी उसी हिसाब से मिलती थी, ठीक है। जिसके पास जितनी अच्छी रैंक्स, जिसके पास जितने अच्छे सोल्जर्स, उसको उतनी अच्छी रैंक, वो उतना ज़्यादा उसकी आपके एम्पायर में उतनी ज़्यादा इज्जत, रिस्पेक्ट, और वो उतने ज़्यादा रिच माना जाता था। क्लियर हो गया। तो इन्हें ट्रांसफ़र कर दिया जाता था, इसीलिए ये आपका हेरिडिटी था ही नहीं। क्लियर हो गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या था, ऑप्शन नंबर डी। बाकी आपको मनसबदारी सिस्टम डिटेल में पढ़ना है, आप चाहते हो मैं इस पर वीडियो लेकर के आऊँ, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आगे बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप सभी के सामने। इनमें से कौन सा जागीरदारी प्रणाली के तहत जमींदार या राजाओं को उनके स्थानीय प्रमुख में सौंपा गया था? विच ऑफ द फॉलोइंग वर असाइन टू जमींदार और राजा इन द लोकल डोमिनियन अंडर द जागीरदारी सिस्टम? तो जमींदार के बाद जागीरदारी सिस्टम में यहाँ पे पूछा गया है कि आपके जागीरदारी सिस्टम के दौरान किस जमींदार को और राजा को यहाँ पर सौंपा गया था? आपके ऑप्शन है तनख्वाह जागीर, वतन जागीर, मुर्शद जागीर या फिर अल्तमगा जागीर। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इनमें से कौन सा जागीरदार प्रणाली था जिसके तहत जमींदारों को या राजाओं को उनके स्थानीय प्रमुख में सौंपा गया था। अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए, वैसे ही बल्कि आता भी है ऑलरेडी, ये किसी एग्जाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा भी गया है। तो अगर हम बात करेंगे कि आपके कौन से जागीर, तो ये वतन जागीर है, ठीक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी वतन जागीर प्रणाली थी जिसके तहत जमींदारों या राजाओं को उनके स्थानीय प्रमुख में सौंपा जाता था। क्लियर हो गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। इसके बारे में अगर हम समझेंगे डिटेल में, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि वतन जागीर जो है, जागीरदारी प्रणाली के तहत वतन जागीर भूमि थी, ठीक है। आपकी वतन जागीर अंडर जागीर सिस्टम, ये क्या है, आपकी एक लैंड है जो उनके स्थानीय प्रमुख में जमींदार या राजाओं को सौंपी जाती थी। क्लियर हो गया। तो ये आपको हमें बात समझ में आ गई कि वतन जागीर, ये हमें आपको पता ही है, ये एक लैंड होती है। ये आप सभी को ऑलरेडी पता होगा जिन्होंने भी ये टॉपिक बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा होगा, ठीक है। तो ये आपकी लैंड होती थी जो कि आपके किसको, आपके जमींदारों को या फिर राजाओं को सौंप दी जाती थी। वतन जागीर जो है ये वंशानुगत और हस्त अंतरणीय थे, यानी कि ये हेरिडिटी थे और ये नॉन ट्रांसफरेबल थे, ठीक है। तो ये आपकी जागीरदारी जागीरदारी सिस्टम में याद रखना, ये हेरिडिटी थे। हेरिडिटी तभी पॉसिबल है जब आपका ट्रांसफ़र नहीं किया जाता, ठीक है। तो जागीरदारी लोगों को यहाँ पर ट्रांसफ़र नहीं किया जाता था, इसी वजह से ये हेरिडिटी है। मनसबदारी याद रखना, मनसबदारा जो है वो आपका हेरिडिटी जो है वो नहीं था। जागीरदारी सिस्टम याद रखना, जागीरदारी सिस्टम में हेरिडिटी है, जस्ट बिकॉज ऑफ यहाँ पे ट्रांसफ़र नहीं, यहाँ पे ट्रांसफ़र जो है ये होता ही नहीं था। जब यहाँ पे ट्रांसफ़र नहीं होगा तो यहाँ पर आपकी पोजीशन बनी रहेगी, ठीक है। तो ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। मैक्सिमम स्टूडेंट को यही गलतियाँ होती हैं और एग्जाम में गलत करके आ जाते हैं। सब यही भूल जाते हैं कि मनसबदारी में हेरिडिटी था या जागीरदारी में। मनसबदारी में आप सभी को याद रखना है, मनसबदारी में यहाँ पर हेरिडिटी नहीं था, क्योंकि उनका भी ट्रांसफ़र इक़्तिदारी की तरह ही सेम किया जाता था, बट जागीरदारी को ट्रांसफ़र नहीं करते थे। क्लियर हो गया। आगे बढ़े अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप सभी के सामने, और नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है मुगल काल में जो मीर बख्शी था उसका कर्तव्य क्या है। ये तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, और ये इसका आंसर तो आप सभी मुझे कमेंट करके जल्दी से बताइए कि जो मुगल एरा में जो मीर बख्शी की ड्यूटी थी वो क्या होती थी। वो फार्मर से टैक्स कलेक्ट करने का काम मीर बख्शी का होता था, या फिर आपके इनकम एक्सपेंसेस, यानी जो भी इनकम आ रहा है, जो भी खर्चा हो रहा है, उसको मेंटेन करने का काम मीर बख्शी का होता था, या फिर ये जस्टिस, इंसाफ देखने का काम, न्याय का काम इनका होता था, या फिर जो भी आपका लैंड रेवेन्यू ऑफिशियल इसको सुपरवाइज करने का काम। तो जल्दी से बताइए कि मीर बख्शी जो मुगल एम्पायर में थे, इनकी ड्यूटी क्या होती थी। तो आपने मुगल एम्पायर
पढ़ रखा होगा ऑलरेडी आप सभी ने, क्योंकि अब तो रिवीजन करने का टाइम भी आ चुका है। ठीक है, आप लोग को बस रिवीजन करना है, क्वेश्चंस आप मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं आपके लिए डेली ऐसे क्वेश्चंस लाती रहूँगी। अगर आप लोगों ने वीडियोस पे जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ किए तो आपको वीडियोस फिर चैनल पे डेली देखने को मिलेंगे, लेकिन अभी आप उतने व्यूज़ नहीं ला पा रहे, उतना शायद और स्टूडेंट नहीं देख रहे हैं, आप लोग शेयर भी नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से वीडियोस आप सभी को चैनल पर डेली देखने को नहीं मिल रही हैं। अगर आप चाहते हो कि आप सभी को पता है आपके एग्ज़ाम जुलाई में होने वाले हैं, ठीक है, आपके पास टाइम कम है, आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना चाहते हो, तो फिर मैं आपको क्वेश्चन चाहते हो तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना है, सपोर्ट करना है और इवन नहीं, कमेंट भी करना है। ठीक है, तो ही हमारा ये बहुत अच्छा खासा चलेगा। जो बाकी आप सभी को ऑल दी वेरी बेस्ट है, आप अपनी तैयारी अच्छी तरीके से कीजिए, आप और हम मिलके साथ करेंगे तो आपका एग्ज़ाम आप ज़रूर क्रैक करेंगे, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। अगर हम मीर बख्शी का देखें तो मीर बख्शी का कर्तव्य था भू राजस्व अधिकारियों का पर्यवेक्षण, यानी कि जो लैंड रेवेन्यू ऑफिसर को सुपरवाइज करने का काम मीर बख्शी का होता था मुगल के टाइम पर। तो जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर डी दिया है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इससे रिलेटेड मैं आप सभी को बता दूं, देखो मैं मुगल पीरियड से रेवेन्यू सिस्टम आपको क्वेश्चंस के थ्रू समझा भी रही हूँ। ठीक है, ड्यूरिंग मुगल एरा में जो आपके मीर बख्शी थे वो मिलिट्री पी और अकाउंट ऑफिस के इंचार्ज होते थे, यानी ये सैन्य वेतन और लेख कार्यालय के प्रभारी थे, क्योंकि सिविल सेवा मनसबदारी प्रणाली पर आधारित थी। ठीक हो, यहाँ पे जो आपकी सिविल सर्विस है वो आपकी मनसबदारी सिस्टम पे डिपेंड थी, बेस्ड थी, और सभी मनसबदारों को अपना वेतन सैन्य लेखा कार्यालय से प्राप्त होता था। तो जितने भी मनसबदार हैं तो मिलिट्री अकाउंट के ऑफिस से ही उन्हें अपनी पेमेंट रिसीव होती थी, तो उस पे मीर बख्शी की पोस्ट थी। ठीक है, तो जो उन्हें पे करता था, इसलिए मीर बख्शी का काम होता था ये, क्योंकि आप सभी को पता है मनसबदारी में आपके सोल्जर्स भी होते, तो सोल्जर्स को जो भी पेमेंट मिलनी होती है वो सब के सब इसमें आपके मीर बख्शी के पोस्ट पर ये डिपेंड होते हैं, क्योंकि उन्हें ये पेमेंट यहीं से ही रिसीव वो कर सकते हैं। क्लियर हो गया, आगे बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप सभी के सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, निम्नलिखित में से किसे मुगल सेवा चिकित्सक के रूप में नियुक्त किया गया था। हु अमंग द फॉलोइंग वॉज अपॉइंटेड एज अ फिजिशियन इन द मुगल सर्विस। तो मुगल सर्विस में एज अ फिजिशियन किसे अपॉइंट किया गया था, बर्नियर को, कौरी को, मुंशी को, या फिर टेवनियर को। तो जल्दी से बताइए। मुगल एम्पायर के एडमिनिस्ट्रेशन, देखो मेरे को ये है कि आप सब ने अगर पढ़ रखा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिन्होंने बिल्कुल भी एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में नहीं पढ़ा, जिन्हें भी थोड़ा बहुत भी आइडिया नहीं है, तो मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं आप सभी को क्वेश्चंस के थ्रू ही आपके इस टॉपिक को, कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दूँ। इसलिए मैं आपको क्वेश्चंस कराने के बाद विद एक्सप्लेनेशन के साथ उसको बताती हूँ डिटेल में, या उसके अलावा और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी बताती हूँ, ताकि आप लोगों का इस क्वेश्चन के थ्रू आपका वो टॉपिक भी कवर अप होता जाए। ठीक है, तो अगर हम बात करेंगे मुगल एम्पायर के समय पर एज अ फिजिशियन जिसे अपॉइंट किया गया था वो था आपके मुआंची। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, तो जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर सी दिया वो सभी के सभी सही हैं। तो चलिए इससे रिलेटेड भी मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड पे आप सभी देख सकते हो। निकोलो मुआंची हैं जिनका टाइम पीरियड था 1653 टू 1708, वॉज अपॉइंटेड एज अ डॉक्टर इन द मुगल आर्मी। ये एक इटालियन ट्रैवलर थे और इन्होंने ज्वाइन किया था आर्मी आपके दारा सिकों के समय पर। ये एक तोप खाने के रूप में दारा सिकों की सेना में शामिल हुए थे। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बनता है, पूछा जाता है। तो 1659 में दारा सिकों की मृत्यु के बाद उन्हें मेडिको का पेशा चुना गया। ठीक है, जब ये दारा सिकों के आपके आर्टिलरी मैन के थ्रू ये यहाँ पे ज्वाइन हुए थे, उसके बाद जब दारा सिकों की डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, तो उसके बाद इन्हें आपके मेडिको का एज अ प्रोफेशन इन्हें चुना गया था। ठीक है, तो इसलिए मुगल आर्मी में जिनको अपॉइंट किया गया था एज अ डॉक्टर वो थे निकोला मुआंची। तो ये करेक्ट था। बाकी इससे रिलेटेड ये भी क्वेश्चन पूछा सकते, तो याद रखना एक इटालियन ट्रैवलर था जो कि आपके दारा सिकों की सेना में आपके शामिल हुए थे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप सभी के सामने, और नेक्स्ट क्वेश्चन में आप सभी से पूछा गया है, मुगल प्रशासन के दौरान जिला को क्या कहा जाता था। वॉट वॉज डिस्ट्रिक्ट नोन एज द मुगल एडमिनिस्ट्रेशन, अहर, विश्वास, सूबा, या फिर सरकार। तो डिस्ट्रिक्ट है, मुगल प्रशासन के दौरान जिला को क्या कहा जाता है, क्योंकि देखो एडमिनिस्ट्रेशन से इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आता है और आप सब कंफ्यूज भी हो सकते हैं। मैक्सिमम सब दो ऑप्शंस में तो फंसते ही फंसते हैं, तो वो प्रैक्टिस करने से ही सॉल्व होता है, क्योंकि मैक्सिमम मुझे सब
मैसेज करते हैं कि मैम हमें सब कुछ आता है, हमने बहुत अच्छे से टॉपिक पढ़ा है, रिवीजन भी करा है, बट हम क्वेश्चंस की तरफ जब आते हैं तो हमारे वहाँ पे गड़बड़ हो जाती है। तो उसके लिए सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस ज़रूरी है। आपके पास अब टाइम बहुत कम है, तो अब आप कुछ मैं आपको ये सजेशन दूँगी, कुछ भी नया मत पढ़िए, सिर्फ रिवीजन करिए और क्वेश्चंस लगाइए, मॉक टेस्ट करिए, टेस्ट सीरीज़ करिए, ठीक है? बाकी मैंने आपको बताया आप टेस्ट सीरीज़ खरीद सकते हैं, बाय कर सकते हैं, बहुत ही यूज़फुल होने वाला है। अगर हम मुगल प्रशासन के दौरान जिला को क्या कहते हैं, तो वो कहते थे आपकी सरकार, ठीक है? तो याद रखना, मुगल एडमिनिस्ट्रेशन के समय पर जो डिस्ट्रिक्ट को क्या कहा जाता था, जिला को आपकी सरकार कहा जाता था। जिन्होंने भी क्वेश्चन नंबर डी पर राइट आंसर दिया ऑप्शन, वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट स्लाइड पर चलेंगे तो मैं आपको यहाँ पर समझा देती हूँ। बाकी के भी याद कर लो क्योंकि बाकी के भी यहाँ पे पूछे जाते हैं। मुगल साम्राज्य को सुभाष में विभाजित किया गया, जिसके आगे सरकार, परगाना और ग्राम में विभाजित किया गया। देखो, मुगल एम्पायर आपका डिवाइड किया गया था सुभाष में, ठीक है? इसका भी सब आपके सुभाष भी सब डिवीजन हुआ क्योंकि आपका सरकार, परगाना और ग्राम में था। क्लियर हो गया? सरकार जो है वो आपके डिस्ट्रिक्ट थे, फौजदार और अमलगुजार जो थे ये आपके 2 ऑफिसर्स थे सरकार के, यानी कि जो आपके जिले हैं, सरकार जो जिला था उसमें फौजदार और अमल गुलजार एक सरकार के 2 मुख्य अधिकारी थे। फौजदार की अगर हम बात करें, वह अपने अधिकारिक क्षेत्र में कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिम्मेदार होता था। तो फौजदार का आपको पता है ना, फौजी का काम क्या होता है, तो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने का काम फौजदार का होता था। वहीं अगर मैं अमल गुजर की बात करूँ तो ये लैंड रेवेन्यू कलेक्टर था, यानी मुगल एम्पायर में जो लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करने का काम होता था उन्हें अमल गुजर का जाता था, और जो फौजदार होते हैं उनका काम था लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने का काम, ठीक है? तो आपको ये दोनों चीज़ें याद रखनी है। और सरकार मैंने आपको अभी बता दिया जो कि जिन्हें डिस्ट्रिक्ट थी, जिला थी। तो ये एडमिनिस्ट्रेशन के टर्म्स भी आपको याद रखने हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एडमिनिस्ट्रेशन तो बिल्कुल स्किप मत करो, सिर्फ एक ही नहीं, आपके अदर जितने भी हिस्ट्री एग्जाम आप दोगे वो क्वेश्चन, ये सभी क्वेश्चन मुगल्स में या दिल्ली सल्तनत के रिलेटेड तो आपको देखने को मिलेगा ही। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप सभी के सामने, और इसमें पूछा है, इनमें से कौन सा मुगल काल में सेना का प्रमुख था? विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज द हेड ऑफ द आर्मी इन मुगल पीरियड? तो आपको बताना है मुगल पीरियड में आर्मी का जो हेड होता है उसे वो कौन था? सानेपिल, मीरबख्शी, वजीर या फिर साहबिनीगढ़? तो जल्दी से बताइए। अभी हम ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं, ऊपर ही मैंने ये आपको क्वेश्चन कराया हुआ है। जो भी स्टूडेंट मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुन रहे हैं, वीडियो को, लेक्चर को बहुत ध्यान से देख रहे हैं, वो ही इसका क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे, ठीक है? तो गलत आप में से किसी का भी नहीं होना चाहिए अगर आप लोग वीडियो को बहुत ही ध्यान से देख रहे हो, पढ़ रहे हो, ठीक है? अगर हम बात करेंगे मुगल पीरियड के जो आर्मी का हेड होता था उसे मीर बख्शी कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या था? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है? या भी मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, मीर बख्शी क्या होते थे? आपकी आर्मी के हेड होते थे आपके मुगल के समय पर। आगे बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट स्लाइड पर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप सभी के सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, मुगल प्रशासन में मुहतासिब था, तो मुहतासिब मुगल प्रशासन में कौन था? वो एक मिलिट्री ऑफिशियल है, या आपके फॉरेन अफेयर्स के हेड थे, या फिर आपके एक ऑफिसर इंचार्ज थे पब्लिक मॉरल के, या फिर आपके कॉरेस्पॉन्डेंट डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स थे? तो बताइए मुगल पीरियड में। देखो, दिल्ली सल्तनत के आपको अलग याद करने, लेकिन आपको मुगल के अलग याद करने, ठीक है? तो अभी मैंने क्वेश्चंस के थ्रू भी आपको मुगल के एडमिनिस्ट्रेशन की बहुत सारी चीज़ें बता भी दी हैं। यहाँ से क्वेश्चन एक ना एक फंसेगा ही फंसेगा, तो इसलिए वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिए, एंड तक बने रहिए, और जो भी क्वेश्चन करो उस पर फोकस रखिए। ये नहीं आए देखा और चलेगा, क्योंकि इनमें से कोई क्वेश्चन एग्जाम में आ गया तो आपको लगेगा कि ये मैंने उस समय थोड़ा सा ढंग से पढ़ लिया होता, प्रैक्टिस कर ली होती, तो आज आपका सही हो जाता, ठीक है? तो हमें गलतियाँ नहीं करनी, लेकिन कम समय सिर्फ फोकस रखना है, बाकी फिर एग्ज़ाम हो जाए, फिर आपको जो करना है आप करना, लेकिन अभी सिर्फ आपको अपने एग्ज़ाम पे फोकस रखना है, ठीक है? अगर हम बात करेंगे आपके मुगल प्रशासन में मुहतासिब जो है वो कौन होते थे? वो आपके सार्वजनिक नैतिकता के प्रभारी के अधिकारी होते थे, यानी कि ये आपके मॉरल, पब्लिक मॉरल के इंचार्ज ऑफिसर्स होते थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर था आपका ऑप्शन नंबर सी। तो जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर सी दिया है वो बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे भी आप एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। मुगल प्रशासक के अधीन मुहसीब सार्वजनिक व्यवसाय का नियामक था, जो कि व्यापार को नियंत्रित करता था। याद रखना, देखो, ये आपके ट्रेड को कंट्रोल करता था, और इस्लामी निषेधाज्ञा इन्होंने क्या किया था? लागू करता था। इस शब्द का प्रयोग धार्मिक अधिकारी के लिए किया जाता था। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है, मुतातिब कौन थे।
आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप सभी के सामने, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मदद ए मस्ट जो है मुगल प्रशासन में संकेत करता था। जो मदद ए मस्ट इंडिकेट है मुगल एडमिनिस्ट्रेशन में, मदद ए मस्ट जो है वो कौन है? टोल टैक्स, या फिर विद्वान व्यक्ति की दी गई राजस्व मुक्त भूमि थी ये, या फिर सैन्य अधिकारी को प्रदान की वाली जाने वाली पेंशन था, या फिर खेती कर आपके कल्टीवेशन टैक्स था। तो बताइए मदद ए मैच जो ये डिपार्टमेंट है, जो ऑफिसर थे मुगल एडमिनिस्ट्रेशन में, ये क्या इंडिकेट करता है, क्या बताता है? जल्दी से जल्दी बताइए, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है और आपको ये पता होना चाहिए। इवनली आपने जो भी इस क्लास को करने के बाद आपने जो टॉपिक है आपका दिल्ली सल्तनत और मुगल एम्पायर का, ठीक है, इसको जा कर के आपने जहाँ भी अपने नोट्स बनाए उसको पढ़िए, रिवीजन कीजिए, और कुछ भी यहाँ पे आज की वीडियो में जो भी कुछ आपने सीखा है इसके नोट्स बनाइए, ठीक है, तो ताकि वो आपके एग्जाम में आपको याद रहे। अगर हम बात करेंगे मदद मस्त जो है मुगल प्रशासन में जो संकेत करता था, ये जो इंडिकेट करते वो होते थे आपके विद्वान व्यक्ति को दी गई राजस्व मुक्ति भूमि। तो ये रिवेन्यू लैंड फ्री ग्रांटेड टू लर्न पर्सन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। आइए चलिए इसके एक्सप्लेनेशन के साथ मैं आपको इसको डिटेल में समझाती हूँ। समटाइम्स जो मुगल एडमिनिस्ट्रेशन क्या करता है, आपके ग्रांट को इशू करता है जिसे मदद मैश कहा जाता है। तो यहाँ पर मदद मैश के रूप में अनुदान जारी किया गया था। अगर हम आपके राजस्व मुक्त अनुदान यानी मदन ए मश यानी कि रिवेन्यू फ्री ग्रांट, आपको पता है जब आप किसी को दान देते हो, गिफ्ट करते हो, तो वो रिवेन्यू फ्री होता है, मतलब आप उस पर टैक्सेस नहीं लगाते, नहीं आप उस पर रिवेन्यू कलेक्ट करते हो, ठीक है, ये बात तो आप सभी को पता होगी। वह व्यक्तिगत समय संस्कृति और सद्भाव की भावना जिसे रईसों ने संतों को समर्थन, धार्मिक संस्थाओं के रखरखाव, धार्मिक स्थानों और मसाकों के रखरखाव आदि के लिए बढ़ाया, ठीक है, तो ये सपोर्ट करते थे आपके संत को, आपके रिलीजियस इंस्टीट्यूशन मेंटेनेंस के लिए। इट मीन्स जो आप सबको दे देख सकते हो, मददी मैच जो है यहाँ पर जो ये लोग लैंड को ग्रांट करते थे, इनका ये काम था। और आपको पता है जब आप लैंड ग्रांट करते हो तो आप अपने पंडितों को, पुजारियों को, अपने रिच जिनको आप मानते हो उनको दोगे, ठीक है। तो आपके रिलीजियस इंस्टीट्यूशन जो भी मॉन्यूमेंट्स हुए, ठीक है, जो भी टेम्पल्स हुए, इन सबको रिपेयर करने का काम जो भी है ना, वो सारे सही से करने का काम, वो सारी चीज़ें करोगे। संत में बिलीव करते थे, क्योंकि देखो ये बात आप सभी जानते हो, हम लैंड ग्रांट कब कब करते थे, जैसे राजाएं होते हैं, सुल्तान होते, जब वो कभी किसी वॉर से लड़के आए और वो जीत कर आए, तब वो क्या करते थे, खुश होते थे। तो मन करता है ना कि चलो आज हमारे साथ अच्छा हुआ है, तो चलो आज हम किसी को दान करते। सेम है इस समय पर भी आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। तो ये था कुछ मुगल्स एम्पायर के और दिल्ली सल्तनत के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वीडियो कुछ ज़्यादा लंबी हो रही है तो मैंने ज़्यादा कुछ ऐड नहीं ऐड किया। आशा करती हूँ कि यहाँ तक आप सभी को हेल्प रही होगी और सारी चीज़ें दिल्ली सल्तनत और मुगल एम्पायर का क्लियर भी हो गया होगा। आप सभी की इतनी रिक्वेस्ट थी इसलिए भी मैं इस पे वीडियोस लेकर के आई हूँ। आशा करती हूँ आपको आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। लेक्चर्स इक्वेशन आपके लिए हेल्पफुल रहे होंगे। तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चैनल पे बने रहिए। जो भी स्टूडेंट मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो आगे की नई लेक्चर्स और वीडियो के अपडेट पाने के लिए। आगे भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज आने वाली है, मॉक टेस्ट आने वाले हैं आप सभी के लिए, तो उसमें बने रहिए जुड़ने के लिए। अदरवाइज आपको और भी टॉपिक जो पढ़ने हैं जिस पे क्वेश्चंस आते हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी मैंने इंपॉर्टेंट हर एक टॉपिक के क्वेश्चन ऑलरेडी चैनल पे आपको देखने के मिलेंगे। प्लेलिस्ट में जाकर के एंशिएंट मेडिवल मॉडर्न में चेकआउट कीजिए। बुक एंड ऑथर पे मैं जल्द ही आगे आप लोगों को बुक्स एंड ऑथर्स पे मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराने वाली हूँ, ठीक है, और बुक्स एंड ऑथर्स भी कराऊंगी, ठीक है। बुक्स एंड ऑथर उसके क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जिस तरीके से आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्योंकि आप सभी जानते हो हर एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन ये पार्ट का भी देखने को मिलता है, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आएगी। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आज की क्लास कैसी लगी आप सभी को और क्वेश्चंस में आप सभी ने कितना अच्छा स्कोर किया। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।